भारत की आबादी 140 करोड़ है, तो फिर हम खेलों में बेहतर क्यों नहीं है? काश जितनी बार हमें यह सवाल पूछा गया है, उतनी बार हमें 1 रुपया भी दिया जाता। यह भारत के खिलाफ एक निरंतर शिकायत है, जैसे कि ज्यादा जनसंख्या ही गुणवत्ता की गारंटी भी हो। लेकिन इस सवाल के पीछे गर्व, उम्मीदों और राष्ट्रीय कर्तव्य की एक जटिल जाल छुपा है। क्योंकि स्पोर्ट्स सिर्फ एक शौक नहीं है, यह कुछ लोगों के लिए गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता, तो कुछ लोगों के लिए शोहरत पाने का जरिया है। तो आइए भारत के खेल इतिहास का, हमारी जड़ों का और इसमें उतार चढ़ावों का गहराई से जायजा लेते हैं। सबसे पहले तो किसी को ये मत कहने देना कि भारत एक खेल प्रेमी देश नहीं है। सबूत चाहिए? चलिए मैं आपको गुजरात के धोलावीरा के खंडरों में ले चलता हूँ। 2004 में यहाँ खुदाई के दौरान एक प्राचीन स्टेडियम मिला जो लगभग 800 फीट लंबा था और जिसमें 10,000 लोग बैठ सकते थे। इतिहासकारों का कहना है कि यह दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम है, करीब 4000 साल पुराना। इसीलिए यह कहना बिल्कुल ही गलत है कि भारत एक खेल प्रेमी देश नहीं है। हम बस अपने खेल खेलते थे, जैसे मलखम, खो खो, कुश्ती, कबड्डी, और ये खेल उतने ही पुराने हैं जितनी पुरानी हमारी सभ्यता है। और हम चेस को कैसे भूल सकते हैं, जिसकी उत्पत्ति एंशिएंट इंडिया में ही हुई है और हम इसे फिर से अपना रहे हैं। मौजूदा चेस चैंपियन एक इंडियन टीनेजर ही है। पूरी नई पीढ़ी कई बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छू रही है। लेकिन आज जब आप खेलों की बात करते हैं तो कोई कबड्डी या चेस के बारे में नहीं सोचता, वे टेनिस, फुटबॉल या क्रिकेट के बारे में सोचते हैं। ये सभी खेल अंग्रेजों द्वारा भारत लाए गए थे। शुरुआत में ये सिर्फ उनके मनोरंजन के लिए था। गोरे अधिकारी फिट रहने के लिए और मजे करने के लिए स्पेशल क्लब्स बनाते थे। भारतीयों को खेलने की कोई इजाजत नहीं थी, वे सिर्फ किनारे में खड़े होकर देख सकते थे। बाद में ये रवैया बदला, लेकिन इसलिए नहीं कि अंग्रेजों का मन बदल गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि वे हमें सिविलाइज करना चाहते थे। उन्हें लगा कि खेलों का इस्तेमाल भारतीयों को जागरूक करने के लिए किया जा सकता है। फिर भी यह लिमिटेड ही था। राजा महाराजाओं और ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों ने तो खेल अपनाए, लेकिन आम जनता के लिए यह एक सपना ही रहा। यह धीरे धीरे बदला और जब बदला तो इसने नेशनलिज्म की एक राह दी। जरा सोचिए, भारतीय लगातार अंग्रेजों का अत्याचार सह रहे थे, लेकिन खेल के मैदान में वे उन्हें हरा सकते थे, वे पासा पलट सकते थे। ऐसा ही एक पल 1911 में आया जब मोहन बागान क्लब IFA शील्ड के फाइनल में पहुंच गया। सामने थी एक अनडिफीटेड ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट। करीब 1 लाख लोग ये मैच देखने आए और मोहन बागान ने बिल्कुल निराश नहीं किया। उन्होंने एक इनविंसिबल माने जाने वाली इंग्लिश टीम को हरा दिया। इसके बाद पूरे देश में देशभक्ति की लहर दौड़ गई। एक अखबार ने बखूबी ये लिखा कि मोहन बागान ने वो कर दिखाया है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं कर पाई। उन्होंने इस मिथ को तोड़ दिया कि ब्रिटिश एम्पायर को हराया नहीं जा सकता। अधिकतर खेलों में ऐसी जीत दुर्लभ ही थी, लेकिन एक खेल में भारत जल्द ही वैश्विक महाशक्ति बनने वाला था और वो था हॉकी। हॉकी का आविष्कार 19वीं सदी में ब्रिटेन में हुआ था और 1850 के दशक में यह भारत आई। उस समय खाली मैदानों की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए भारतीयों ने हॉकी को अपना लिया। 1855 में कलकत्ता में पहला हॉकी क्लब बनाया गया। कौशल निखारने के बाद भी हमें काफ़ी इंतजार करना पड़ा था। हम सीधे वैश्विक मंच पर नहीं जा सकते थे। यह मौका 1925 में आया जब इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई। अगले साल टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा किया और 20 में से 18 मैच जीते। साफ था कि कुछ बड़ा होने वाला है। भारत को जल्द ही 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में प्रवेश मिल गया। हमारी टीम ने एक्लेमेटाइज करने के लिए इंग्लैंड का दौरा किया। फिर यह एक शानदार शुरुआत का समय था। अपने शानदार डेब्यू में भारत ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी गोल नहीं खाया। हमने फाइनल में नेदरलैंड्स यानी कि एक यूरोपियन कंट्री को उसी की धरती पर हरा के गोल्ड मेडल जीत लिया। हॉकी प्रेस ने भारत की रफ्तार और रणनीति की जमकर तारीफ की। जैसा कि एक इंग्लिश कहावत है, सक्सेस ब्रिंग्स मोर सक्सेस। 1928 की जीत ने खेलों के इतिहास में सबसे महान दौर की शुरुआत की। भारत ने 1932 में गोल्ड जीता, 1936, 1948, 1952, 1956 में भी भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता। 1960 के ओलंपिक्स के फाइनल में जाके पहली बार हॉकी टीम हारी। यह भारतीय हॉकी का एक गोल्डन पीरियड था। अब मुझे पता है आप सोच रहे हैं कि इस दौरान क्रिकेट कहाँ था। क्रिकेट हॉकी से बहुत पहले 1700 के दशक की शुरुआत में आ गया था, लेकिन इसे खेलना कॉम्प्लेक्स और महंगा था।
इसके लिए सिर्फ खाली जमीन नहीं बल्कि ज़्यादा सामान भी चाहिए होता था। 1800 के दशक में क्षेत्रीय टूर्नामेंट आम बात थी, लेकिन 1900 के दशक की शुरुआत तक भारतीयों ने विदेश यात्रा शुरू कर दी थी। पटियाला के महाराजा के नेतृत्व में एक टीम 1911 में इंग्लैंड गई, लेकिन वह कोई आधिकारिक टीम नहीं थी। उन्होंने कोई इंग्लैंड की नेशनल टीम के साथ खेला भी नहीं था, उन्होंने काउंटी टीम के साथ खेला था। इस दौरे के बाद पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, कोई मैच नहीं, कोई टूर्नामेंट नहीं। फिर 1926 में भारत को आईसीसी से इनविटेशन आया और फाइनली हमें एक टेस्ट कंट्री का स्टेटस मिल गया। फिर 1932 में हमने अपना पहला टेस्ट खेला। एक ऑफिशियल इंडियन क्रिकेट टीम एक सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड गई थी। वहाँ कोई खास किस्मत तो थी नहीं, कोई खास उम्मीद भी नहीं थी और वैसा ही हुआ, बल्कि कई दशकों तक हमें कुछ खास हासिल नहीं हुआ। हमारी पहली टेस्ट जीत 1952 में आई। टीम इंडिया ने चेन्नई में इंग्लैंड को हराया। एक साल बाद हमने अपनी पहली सीरीज जीती, पाकिस्तान को हराया। फिर भी यह हॉकी की तुलना में कुछ नहीं था। एक बार फिर पासा पलटा और भारतीय नेशनल क्रिकेट टीम ने कपिल देव की अगुवाई में 1983 का वर्ल्ड कप जीता, और वो भी अनडिफीटेड वेस्ट इंडीज को हराकर। भारत बिल्कुल भी फेवरेट नहीं था, भारत से कोई खास उम्मीद थी भी नहीं, और इसी कारण से यह जीत और भी खास बन गई। इस जीत ने क्रिकेटरों को घर घर का नाम बना दिया। इसने खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्टेटस दिया, और इस जीत का समय भी बिल्कुल सही था। इसने हमें विश्वास दिया कि हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को भी हरा सकते हैं। यह विश्वास 1990 के दशक में आगे बढ़ा। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था खोली थी, लिबरलाइजेशन का ज़माना था, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आ रहे थे और क्रिकेट को सीधा सीधा इससे फ़ायदा मिला। जैसे जैसे भारतीय अमीर होते गए, हमारा बाजार मूल्य बढ़ता गया। अचानक ब्रांड्स तेज़ी से अंदर आ रहे थे। उन्होंने खिलाड़ियों को अपना एम्बेसडर के रूप में साइन करना शुरू किया। वे भारतीय स्टेडियमों में अपने होर्डिंग्स भी लगाना चाहते थे, और निश्चित रूप से उन्होंने एडवर्टीजमेंट के स्लॉट्स बुक करना शुरू कर दिया था। 21वीं सदी में हमारे पास 1983 जैसा एक और पल था। यह 2007 में आया, जब एक युवा भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका में पहला T20 विश्व कप उठाया। भारतीय क्रिकेट अधिकारियों ने इस अवसर को पहचान लिया। अगले साल 2008 में IPL की शुरुआत की गई, इंडियन प्रीमियर लीग। आज इसका मूल्य लगभग $18 बिलियन से भी ज़्यादा है। यह दुनिया की सबसे अमीर लीगों में से एक है। यह कहना बिल्कुल सुरक्षित है कि भारत अब दुनिया की क्रिकेट चलाता है। 1930 और 40 के दशकों की परेशानियां लंबे समय से भुला दी गई हैं। आजकल हर देश भारत की मेज़बानी के लिए लालायित रहता है। 1947 में हमारा खेल का बुनियादी ढांचा मामूली सा था, सारा ध्यान नेशन बिल्डिंग पर था। स्पोर्ट्स उस समय कोई खास प्रायोरिटी पर नहीं था। फिर भी भारत में 1950 और 1960 के दशक में मिल्खा सिंह जैसे कुछ वर्ल्ड क्लास एथलीट्स उभर कर आए। सिंह को प्यार से फ्लाइंग सिख कहा जाता था। नई दिल्ली ने 1982 में एशियाई खेलों की पहली बार मेज़बानी की। हम उस टूर्नामेंट में 5वें स्थान पर रहे, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने उसमें बहुत ज़्यादा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया। मल्टीपर्पज़ स्टेडियम, सिंथेटिक ट्रैक और शूटिंग रेंज। खेलों ने हमें आगे बढ़ने की गति दी। ये विशाल समारोह भारत भूमि पर हो रहा है। सचमुच इस पर हमें गर्व है, और ये निश्चित ही हमारी प्रगति का प्रतीक कहा जा सकता है। $323 men, 86 women. 1984 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। फिर भी हमारी जीत काफ़ी लिमिटेड ही थी। 2004 ओलंपिक में सिर्फ एक पदक, 2008 में 3, 2012 में 6, 16 में 2, 20 में 7 और 24 में 6 बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं थे। कमी टैलेंट की नहीं, बल्कि एक सही सिस्टम और पाइपलाइन की थी। भारत ने पिछले एक दशक में इसे सुधारने की काफ़ी कोशिश की है। बेशक अंतिम लक्ष्य 2036 है, जब भारत समर ओलंपिक्स की मेज़बानी कर सकता है। यह निश्चित रूप से भारत के धूल भरे मैदानों से चमकते ओलंपिक्स स्टेडियम तक की यात्रा को पूरा करेगा। उम्मीद है हम रास्ते में कुछ पदक भी जीत कर लाएंगे। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है और इससे आपको ज़रा से भी वैल्यू मिलती है, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।